एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, तो क्विकली हम लोग देखते हैं ये पॉइंट्स क्या हैं। ये पॉइंट्स ऑलरेडी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आइदर इन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और न्यूट्रिशन, और यही कुछ टॉपिक्स हैं जो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, न्यूट्रिशन को इफेक्ट करते हैं, हमारे फूड पैटर्न को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये एक कॉमन टॉपिक है सभी के लिए। आप इसको यूटिलाइज करके आप फंडामेंटल में भी लिख सकते हैं और आप न्यूट्रिशन में भी लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, टॉपिक ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। एंड ये न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है हमारा, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, उसका यूनिट 1 है। ओके ओके, अब आते हैं पॉइंट 1 पे, विच इज इकोनॉमिक स्टेटस। तो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है, मतलब ये हम पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इनकम अफेक्ट्स एक्सेस टू क्वालिटी ऑफ फूड। ठीक है, तो आजकल क्या है, आजकल हर एक चीज महंगी हो गई है। स्पेशली अगर आप सिटी में रहते हैं तो सिटी में यूजुअली अगर हम मिल्क का प्राइस देखें या फिर अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड का अगर हम प्राइस देखेंगे तो प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। और अगर आपको ऑर्गेनिक खाना है, ऑर्गेनिक अगर आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते हैं कि देयर इज सम फूड जो कि ऑर्गेनिकली ग्रो करा जा सकता है, तो अगर ऑर्गेनिक फूड ग्रो करना है तो उसके लिए अलग से चार्जेस लगते हैं। उसके लिए आपने देखा होगा आजकल ऑर्गेनिक चीजें कितनी महंगी आती है। अगर आप गांव में रहते हैं तब तो इतनी ज्यादा मतलब टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वहां पे आप खुद ग्रो कर सकते, आपके पास इतना ज्यादा एरिया होता है। पर सिटीज में लोगों के पास चॉइसेस नहीं है, उन्हें रिलाई करना पड़ता है कि वो जो भी बाहर से खरीद रहे हैं उसी पे रिलाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप अच्छी जगह से खाना खरीद सकते हैं, या जो भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो आप अच्छे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड सोशल बिलीफ। ठीक है, कल्चरल एंड सोशल बिलीफ में यहाँ हम ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं, विच इज ट्रेडिशंस इन्फ्लुएंसेस फूड चॉइसेस। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट वन इज जैन फूड। जैसे कि हम जानते हैं जैनिज्म में एक तो शाम को सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाते हैं। देन जो भी जमीन से नीचे ग्रो होने वाले वेजिटेबल्स है, जैसे पोटैटो हो गया या फिर अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ये सारी चीजें वो कंज्यूम नहीं करते हैं। ओके, उनके धर्म में ये अलाउड नहीं होता कि वो चीजें खानी है। तो जैन फूड में यूजुअली अनियन नहीं होता है और फिर गार्लिक नहीं होता है। तो उसके वजह से भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लैक होते हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी में जाने चाहिए वो लैक हो जाते हैं, विच इज अफेक्टेड ट्रेडिशन की वजह से। ठीक है, ट्रेडिशन की वजह से वो इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर कुछ चीजें उनको नहीं खाना होता है। ऐसी अगर मैं बात करूं नॉन वेजिटेरियन फूड की, बहुत सारे ट्रेडिशन में, बहुत सारे कल्चर में नॉन वेजिटेरियन फूड मना होता है, खाना नहीं होता है। एंड स्पेशली अगर आपने ब्राह्मण्स फैमिली में देखा हो तो वहाँ नॉन वेजिटेरियन फूड इज नॉट अलाउड, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स उन्हें नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव है, लेकिन एक जो कंपैरिजन किया जाता है तो उसमें देखा गया है कि नॉन वेज फूड्स में प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स के अमाउंट जो है वो ज्यादा होते हैं, एंड ऑलमोस्ट सारे अमीनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप वेजिटेरियन फूड में देखें तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस लेने पड़ेंगे उस चीज के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, अगेन वही जो हमने फंडामेंटल में बहुत बार हॉस्पिटल्स के लिए पढ़ा है कि अवेलेबल और एक्सेसिबल होना चाहिए कोई भी चीज। सपोज अगर मैं फूड की बात करूं तो व्हाट फूड आर लोकली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। ठीक है, तो अगर हमने देखा है तो रीजन वाइज, ठीक है, जैसे गर्मियों में जो सब्जियां आती हैं या ठंडियों में जो सब्जियां आती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है और सबका डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट वैल्यू है। ओके, तो अगर मैं बात करूं नॉर्थ में, सपोज कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू की अगर हम बात करें, तो वहाँ वेजिटेबल वैरायटीज या फिर क्रॉप वैरायटीज डिफरेंट होते हैं। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो अगर आप ईस्ट एरियाज में जाएंगे वहाँ लोग राइस ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अब राइस कंज्यूम करने का रीजन ये है कि वो सारा एरिया जो है वहाँ ज्यादा बारिश होती है। जिस एरिया में भी बारिश ज्यादा होती है तो वहां पे अगर उन्हें कल्टीवेट भी करना है तो वो सबसे इजीली जो चीज कल्टीवेट कर सकते हैं वो चीज है राइस। ठीक है, इसीलिए वहां के लोग राइस ज्यादा कंज्यूम करते हैं।
अगर मैं पूरा ये सी एरिया बात करूँ, अगर मैं जो हमारा साउथ का एरिया है वो अगर बात करूँ, तो वहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस बहुत होते हैं, बिकॉज समुद्र से उन्हें फिशेज मिल जाते हैं, सी फूड्स मिल जाते हैं, इसीलिए वो इजीली उसे कंज्यूम कर पाते हैं। तो अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, उनके लिए जो चीज इजीली अवेलेबल है वो चीज खा पाएंगे। ओके, तो ये था अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। देन एजुकेशन एंड नॉलेज, ठीक है। तो एजुकेशन और नॉलेज में ये है कि अवेयरनेस अबाउट हेल्दी ईटिंग इम्पैक्ट न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर मुझे पता होगा कि मुझे मैदा नहीं खाना चाहिए, या मुझे ज्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए, सॉल्ट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और इनके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हेल्थ पे। सपोज हम जिस बैकग्राउंड से हैं, हमें पता होता है कि अगर आप नमक सॉल्ट ज्यादा खा रहे हैं या शुगर ज्यादा खा रहे हैं, तो ये आपके बॉडी में कैसे डिफरेंट क्रिएट करता है ना। जैसे अगर आप सॉल्ट ज्यादा खा रहे हैं तो हाइपरटेंशन के चांसेस रहते हैं, शुगर ज्यादा खा रहे हैं तो आपका वेट गेन हो सकता है, कैलोरीज ज्यादा हो सकती है, और अगर कोई डायबिटिक या प्री डायबिटिक है तो उनके लिए शुगर खाना इज रियली हार्मफुल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि शुगर खाने से डायबिटीज होता है, बट अगर किसी को डायबिटीज है तो उन्हें शुगर कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ओके, तो अगर हमें पता होगा ऑलरेडी कि कौन सी चीज खाने से वो हमारे शरीर पे क्या इम्पैक्ट डालती है, तो हम वो चीजें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना फूड चॉइसेस चेंज कर देते हैं। यहाँ सिर्फ हम इसकी बात नहीं कर रहे कि क्या छोड़ना चाहिए। अगर मुझे पता है कि सपोज ऑरेंज और आंवला, ठीक है, अगर ऑरेंज और आंवला मुझे लेना है तो कौन सी चीज, जैसे आंवला, एक आंवला आप खा रहे हो तो दैट इज रिच, ठीक है, वो विटामिन सी बहुत ज्यादा मिलता है उसमें एज कंपेरेटिव ऑरेंज। तो ये अगर डिफरेंस आपको पता है तो आप इजीली अपना हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्थ कंडीशंस, ठीक है। अब हेल्थ कंडीशंस क्या है? इलनेस कैन अफेक्ट एपेटाइट, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इलनेस की वजह से क्या होता है, आपका जो एपेटाइट है, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, ठीक है। जब भी कोई बीमार होता है, आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम बीमार होते हैं हमें खाने का मन नहीं करता है। सपोज अगर मुझे फीवर है तो मुझे खाना, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे कुछ भी मत खिलाओ, ठीक है। हमारी एपेटाइट जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है, जिसके वजह से वो फूड और न्यूट्रिशन पे इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो अगर स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, सपोज किसी को डायरिया है, तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो नहीं पाते, ठीक है। ये एक डायरिया बस एक एग्जांपल है। उसके अलावा अगर आप खाना ढंग से खा ही नहीं रहे हो तो फिर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब होंगे, है ना। तो इसीलिए अगर कोई भी हेल्थ कंडीशन है, अगर कोई भी इलनेस है, तो उस टाइम पे हमारा जो फूड और न्यूट्रिशन है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है एज एंड लाइफ स्टेजेस। ओके, न्यूट्रिशनल नीड्स चेंजेस विद एज, प्रेगनेंसी एटसेट्रा, ठीक है। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे कैल्शियम का लेवल हो गया, हमारे जो मिनरल्स होते हैं, बेसिकली वाइटामिन होते हैं, इनका लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे ही हमें अपने हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी इम्यूनिटी भी कम होती जाएगी। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको विटामिन सी रिच फूड खाने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको विटामिन बी कंपलसरी रखना चाहिए अपनी बॉडी में प्रॉपरली, क्योंकि वो आपके ब्लड वगैरह में और बाकी और भी फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। सारे विटामिन प्रॉपरली खाओ, कैल्शियम प्रॉपरली खाना चाहिए, क्योंकि बोन स्ट्रॉन्ग चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, हमारी जो बोन होती है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमें कैल्शियम प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो एज के साथ चेंज होती हैं, और हमें एज के साथ उसको मेंटेन करते रहना चाहिए। और वो मेंटेन कैसे कर पाएंगे? अगर हम अवेयर होंगे, हमारी एजुकेशन और नॉलेज प्रॉपर होगी अबाउट व्हाट अबाउट आवर हेल्थ एंड अबाउट टोटल न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। उसके अलावा प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में जो भी मदर हैं उनको सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने और अपने बेबी दोनों के लिए ही खाना पड़ता है। तो जो भी न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं एज इंडिविजुअल, उससे डबल उनको लेना पड़ता है, सो दैट उनका और उनके बच्चे का जो भी डिमांड है वो फुलफिल हो पाए। ओके, तो प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में सारी चीजें, बी इट विटामिन, बी इट मिनरल, सारी चीजें उन्हें प्रॉपरली लेनी पड़ती हैं, सो दैट
उनका और उनके बच्चे का डिमांड जो है वो फुलफिल हो पाए। ओके, देन आता है एनवायरमेंट। अब ये बहुत मतलब अभी तो हमने ऑलरेडी एक बात कर लिया एनवायरमेंट के बारे में। क्लाइमेट एंड जियोग्राफी अफेक्ट फूड प्रोडक्शन एंड वैरायटीज, ठीक है। तो अभी हमने बात करी कि जो भी एरियाज फ्लडेड वाले होंगे या जहां भी ज्यादा पानी इकट्ठा होता है वहां पे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, एंड जो भी ड्राई एरियाज हैं वहां पे ज्यादातर हमने देखा होगा कि जो वीट है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर जो अदर चीजें हैं जैसे पल्सेस हो गए या फिर शुगर केन वगैरह हो गया, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखा है, एक फ्लडेड स्टेट और कोल्ड स्टेट। इसके अलावा आप ड्राई स्टेट भी बोल सकते हो। कोल्ड स्टेट का अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो एक तो हमारा जो नॉर्थ एरिया है वो तो है ही, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर, या फिर उससे भी ऊपर लेह लद्दाख में चले जाओ तो वहां पे कोल्ड, वहां पे ठंड की वजह से क्रॉप्स कल्टीवेट हो नहीं पाते वहां पे इतना ज्यादा प्रॉपरली। लेह लद्दाख में आपको सब्जियां वब्जियां ये सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी उतने अच्छे से। अगर हम सबसे कोल्डेस्ट जगह की बात करें विच इज साइबेरिया, जहां पे -71 या फिर 80 डिग्री, मतलब -80 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, तो ऐसे जगह पे जो भी फूड है वो तो खराब होना ही है, लाइक ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो वहां के लोग ज्यादातर जो फ्रोजन नॉन वेजिटेरियन फूड्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उसको स्टोर करना ज्यादा इजी होता है। इसीलिए वहां कोल्ड स्टेट्स में ज्यादातर आपको नॉनवेज फूड मिलेगा खाने के लिए। ओके, देन अगर नेक्स्ट हम देखें दैट इज फूड प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट, ठीक है। अब सब कुछ यही नहीं है कि दिक्कत की वजह से या एरिया की वजह से, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम अपनी मर्जी से नहीं खाते हैं। सपोज मेरे पास चॉइस है कि अब मुझे बैंगन खाना है या मुझे पनीर खाना है, तो चॉइसेस जो होते हैं वो खुद के हैं। शायद मुझे बैंगन नहीं पसंद हो, शायद मुझे कद्दू नहीं पसंद हो, एंड आई प्रेफर कि मैं पनीर खाऊं, ठीक है। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पनीर नहीं पसंद आएगा। तो आपके प्रेफरेंसेस, आपके टेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से फूड खाते हैं, वो भी अफेक्ट करता है फूड एंड न्यूट्रिशन को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है, तो वो कंज्यूम ही नहीं करते हैं उसे। अब वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो जितने भी प्रोटीन या जितने भी विटामिन, कैल्शियम, मिनरल जो भी हमें मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है वो ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक इन्फ्लुएंसेस डाइट, जो हमने अभी बात करी। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड मीडिया, ठीक है। आजकल एडवर्टाइजिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसको देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अच्छा हमें भी ये चीज ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कैन शेप फूड चॉइसेस, ओके। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो बहुत सारे हैं, जैसे चोकोज हो गया, या फिर बहुत सारे हैं, मतलब हॉर्लिक्स हो गया, कॉम्प्लेन हो गया, को बताया जाता है कि मिल्क में मिला के पीना है, बच्चों के लिए हेल्दी है, विच इज नॉट हेल्दी फॉर देम, क्योंकि उनका शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और उन्हें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वैसे ही चोकोज है, या फिर अगर हम कॉर्नफ्लेक्स की बात करें, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है अगर आपको ब्रेकफास्ट में लेना है तो। लेकिन अब आधे से ज्यादा सभी यही सोचते हैं कि वो हेल्दी होगा, क्योंकि वो उसका एडवर्टाइजिंग वो वैसे कर रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, बैड फैट नहीं है इसमें, कार्ब्स नहीं है, तो आप खा सकते हैं। लेकिन आपको खाने से पहले हमेशा जो उनका पीछे कंटेंट लिखा होता है वो देखना चाहिए, एंड देन यू शुड चूज कि आपको खाना है या नहीं खाना है। स्पेशली इंग्रेडिएंट भी चेक करने के बाद आपको खाना चाहिए। ओके, लास्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेस, इमोशंस, हैबिट इम्पैक्ट्स ईटिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं या बहुत ज्यादा इमोशनल, सपोज किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, वो ग्रीफ में होते हैं, वो एक इमोशनल उनका जो ट्रॉमा चल रहा होता है, उस टाइम पे कोई खाना नहीं खाना चाहता। अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो भी वो खाना नहीं खा पाते। देयर आर एक्सेप्शनल्स जो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं नॉर्मल जो भी एक पैटर्न है, मैं एवरेज की अगर बात करूँ तो स्ट्रेस में कोई भी खाना खाना नहीं चाहता है, वो थोड़ा अवॉइड कर देते हैं या उनकी डाइट कम हो जाती है। उसके अलावा जो हैबिट्स हैं, हैबिट भी इम्पेक्ट करती हैं ईटिंग पैटर्न को, कि उनकी हैबिट क्या है, वो कैसे खाना खाते हैं, ये भी इम्पेक्ट करता है। तो ये था आज का टॉपिक विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।